नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी समझेंगे जिसका नाम दौलत, शोहरत और ताकत का दूसरा नाम बन चुका है। एक ऐसा इंसान जो रियल एस्टेट की दुनिया से निकलकर व्हाइट हाउस के शिखर तक पहुंचा। लेकिन इस चमक दमक के पीछे की असल कहानी क्या है? चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े नंबर से। फोर्ब्स के हिसाब से इनकी नेटवर्थ है 3.1 बिलियन डॉलर्स। अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो ये हो गए करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उनकी पूरी पहचान का, उनकी पावर का एक बहुत बड़ा सिंबल है। पर सवाल ये है कि क्या ये कहानी सिर्फ पैसों की है या फिर इसमें कुछ और भी है? असल में ये कहानी है जबरदस्त ऊंचाइयों और उतनी ही गहरी खाइयों की। एक ऐसा सफर जिसमें कामयाबी की चमक भी है और सब कुछ तबाह हो जाने का डर भी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखते हैं कैसे एक एम्पायर खड़ा हुआ, उनके शुरुआती दिन कैसे थे और कैसे उनके बिजनेस की बुनियाद रखी गई। तो 1946 में न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ। शुरू से ही कह सकते हैं कि जिंदगी काफी डिसिप्लिन्ड थी। उन्हें एक मिलिट्री एकेडमी में भी भेजा गया और फिर उन्होंने मशहूर वॉटन स्कूल से इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। इसके बाद 1968 में उन्होंने अपने पिता के रियल एस्टेट बिजनेस में काम करना शुरू किया और यहीं से एक नए एम्पायर की कहानी शुरू होनी थी। लेकिन वो सिर्फ अपने पिता के बिजनेस तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे। यहीं से उनके खुद के बड़े बड़े सपनों ने पर फैलाए। उन्होंने अपने पिता से $1 मिलियन का लोन लिया, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी, और बस निकल पड़े अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हकीकत बनाने। और यहीं पर उनकी सोच का फर्क साफ नजर आता है। देखिए, उनके पिता की कंपनी वो मिडिल इनकम फैमिलीज के लिए अपार्टमेंट्स बनाती थी, लेकिन ट्रंप का विजन कुछ और ही था। उनका फोकस था स्काईस्क्रीपर्स, लग्जरी होटल्स, कैसीनो और गोल्फ कोर्सेज पर। मतलब उनका स्केल, उनकी एम्बिशन वो बिल्कुल अलग लेवल पर थी। और फिर क्या था? देखते ही देखते न्यूयॉर्क का स्काईलाइन ट्रंप के नाम से पहचाना जाने लगा। मशहूर ट्रंप टावर, शानदार ट्रंप प्लाजा, आलीशान ट्रंप ताजमहल, एक के बाद एक ऐसी इमारतें बनी जिन्होंने न सिर्फ शहर की तस्वीर बदली बल्कि ट्रंप नाम को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। हर तरफ बस यही नाम था। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और इस कहानी में भी एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक ऐसा वक्त जब ये पूरा का पूरा एम्पायर दिवालिया होने की कगार पर आ खड़ा हुआ। असल में जिस तेजी से वो ऊपर चढ़े थे, वही तेजी उनके लिए मुसीबत बन गई। बहुत तेजी से बिजनेस फैलाने के चक्कर में उन पर कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया था। और फिर एक एक करके उनके बड़े प्रोजेक्ट्स फेल होने लगे। उनका मशहूर ट्रंप ताजमहल बैंक्रप्सी में चला गया, फिर ट्रंप प्लाजा, फिर ट्रंप कैसल, और फिर उनकी पूरी एंटरटेनमेंट रिजॉर्ट्स कंपनी। ऐसा लग रहा था मानो ताश के पत्तों का महल ढह रहा हो, सब कुछ खत्म होने वाला था। वो पर्सनल बैंक्रप्सी के बहुत बहुत करीब थे, लेकिन यहीं पर उनकी नेगोशिएशन स्किल्स काम आई। उन्होंने बैंकों से बातचीत की और किसी तरह खुद को बचा लिया। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये कंपनियों की बैंक्रप्सी थी, पर्सनल नहीं। ये एक कानूनी तरीका होता है कंपनियों को भारी कर्ज से बचाने का। और यहीं से शुरू होती है द ग्रेट कमबैक की कहानी। अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने न सिर्फ अपना पैसा बल्कि अपनी पब्लिक इमेज भी दोबारा बनाई। इस वापसी के लिए उनका सबसे बड़ा हथियार बना मीडिया। पहले तो आई उनकी किताब द आर्ट ऑफ द डील, जो जबरदस्त हिट हुई और जिसने उन्हें एक मास्टर बिजनेसमैन बना दिया। और फिर आया टीवी शो द अप्रेंटिस। इस शो ने तो कमाल ही कर दिया। घर घर में लोग उन्हें एक सख्त लेकिन कामयाब बॉस के तौर पर जानने लगे। और कौन भूल सकता है द अप्रेंटिस का वो फेमस कैच फ्रेज, "You're fired"। इस एक लाइन ने एक पावरफुल, डिसाइसिव बिजनेस लीडर की उनकी इमेज को लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए छाप दिया। तो बिजनेस और एंटरटेनमेंट की दुनिया में टॉप पर पहुंचने के बाद अब बारी थी एक नई दुनिया की, पॉलिटिक्स। साल 2016 उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और उनका स्लोगन था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एक ऐसा नारा जो हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। और वो जीत गए।
ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये एक हिस्टोरिक जीत थी। वो अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे प्रेसिडेंट बने जिन्हें ना तो मिलिट्री का कोई एक्सपीरियंस था और ना ही सरकार में काम करने का। मतलब वो एक कंप्लीट पॉलिटिकल आउटसाइडर थे। प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिनसे पूरी दुनिया में हलचल मच गई। कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी देशों के नागरिकों पर ट्रैवल बैन लगाना, चीन के साथ ट्रेड वॉर शुरू करना, बड़े बड़े इंटरनेशनल एग्रीमेंट से बाहर निकलना, उनके हर फैसले में उनकी अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी साफ दिखती थी। चलिए, अब कहानी को आज के दौर में ले आते हैं और बात करते हैं उस एक सवाल की, उस एक मिस्ट्री की जो आज भी उनके इर्द गिर्द घूमती है। और वो सवाल है, उनकी असली नेट वर्थ कितनी है। ये एक पहेली की तरह है। देखिए, फोर्ब्स कहता है 3.1 बिलियन डॉलर्स। वो खुद कहते हैं कि इससे कहीं कहीं ज्यादा है, और जो उनके क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये आंकड़ा बहुत कम है। तो सच क्या है? इस पूरे कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह है उनका अपने टैक्स रिटर्न्स पब्लिक न करना। अमेरिका में एक तरह की परंपरा रही है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अपनी फाइनेंशियल जानकारी पब्लिक करते हैं, लेकिन उन्होंने इस परंपरा को तोड़ा और इसी वजह से उनकी असली फाइनेंशियल कंडीशन पर सवाल और भी गहरे हो गए। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, इस अरबों खरबों की दौलत और इस पावरफुल ब्रांड के पीछे की असली कहानी क्या है? क्या इसका जवाब वाकई उन टैक्स रिटर्न्स में छिपा है जो आज तक एक राज बने हुए हैं? ये एक ऐसी कहानी है जो शायद अभी खत्म नहीं हुई है, जिस